नमस्कार, मैं हूं रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस महीने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 रिपोर्ट ऐसी आई हैं जो कि ये बताती है कि दक्षिण एशिया में बांग्लादेश विकास के रास्ते पर भारत से भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहली रिपोर्ट आई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ द्वारा जारी की जाने वाली ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि 2020 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि बांग्लादेश में भारत की तुलना में अरबपतियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इस रिपोर्ट का मतलब है कि वहां के आम आदमी की आय भारत के आम आदमी से ज्यादा हो जाएगी। भारत में आर्थिक विकास अमीरों की तरफ अत्यधिक झुका हुआ है, इसलिए यहाँ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का मतलब हमेशा आम आदमी की आय में वृद्धि नहीं होता, क्योंकि चंद अमीरों की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि की वजह से भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दिखाई दे सकती है। इसलिए इस रिपोर्ट को लेकर इतनी खलबली मची हुई है। इस रिपोर्ट में खलबली इसलिए भी मची है कि भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार हैं अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने भी इस पर संशय व्यक्त किया है। इस बीच दूसरी रिपोर्ट आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की भी, जिसमें मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाई है, जिसके अनुसार भुखमरी के मामले में दुनिया भर में 107 देशों में भारत का स्थान 94वां है, जबकि बांग्लादेश का स्थान 75वां है। इस इंडेक्स के अनुसार भी बांग्लादेश से वैश्विक स्तर पर भारत से तेजी से आगे निकल रहा है। उक्त दोनों रिपोर्ट के अलावा विकास मापने के तमाम अन्य सूचकांक में भी बांग्लादेश की स्थिति भारत से बेहतर हो रही है। जैसे बांग्लादेश में पुरुषों एवं महिलाओं की जीवन प्रत्याशा क्रमशः 71 और 74 वर्ष है, जबकि भारत में 67 और 70 वर्ष है। इसी तरीके से शिशु मृत्यु दर, महिला साक्षरता, बच्चों के स्कूल में दाखिले आदि के मामले में भी बांग्लादेश भारत से काफी अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है। इस वीडियो में हम उन प्रमुख कारणों की पड़ताल करने की कोशिश की गई है जिसकी वजह से बांग्लादेश विकास के विभिन्न सूचकांकों पर निरंतर प्रगति कर रहा है, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी प्रगति का भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहले बात करते हैं, किसी भी देश के विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए राजनीतिक स्थिरता का होना जरूरी है। धार्मिक कट्टरता का बढ़ना राजनीतिक स्थिरता की राह में एक रोड़ा होता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2009 में जब दूसरी बार राजनीतिक सत्ता संभाली, तब से ही उन्होंने देश में धार्मिक कट्टरता को कम करने के लिए काफी कोशिश जारी की थी। इस कड़ी में कई इस्लामिक कट्टरपंथी नेताओं को फांसी तक चढ़ा दिया गया था। देश में इस्लामिक कट्टरपंथ ना पनपे, इसको सुनिश्चित करने के लिए हसीना की सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को भी शरण नहीं दी थी, क्योंकि इस समुदाय के कुछ चरमपंथियों पर म्यांमार में बम धमाके के आरोप लगे थे। रोहिंग्या मुसलमानों को शरण न देने को लेकर मानवाधिकार के हनन का मामला बताते हुए शेख हसीना सरकार की आलोचना भी काफी हुई थी, लेकिन उसका सरकार पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था। इसके लिए पूर्वोत्तर के राज्यों में सक्रिय अलगाववादी संगठनों के बांग्लादेश में स्थित ठिकानों पर भी शेख हसीना सरकार काफी रोक लगाई गई थी, जिससे पूर्वोत्तर के राज्यों में भी पहले की अपेक्षा काफी शांति आई। बांग्लादेश सरकार ने अपने यहाँ भारत से पहले ही श्रम कानूनों में सुधार किए थे, जिसकी वजह से वो गारमेंट इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने में काफी हद तक सफल रहा है। बांग्लादेश में पारंपरिक तौर पर भी कपड़ा उद्योग रहा है, लेकिन विदेशी कंपनियों के आगमन की वजह से इसका निर्यात काफी बढ़ गया है। वैश्विक बाजार में बांग्लादेश में बने कपड़े की मांग को इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अकेले लंदन के बड़े शोरूम में यहाँ के बने कपड़े आसानी से मौजूद होते हैं। कपड़ा उद्योग में तरक्की की वजह से आज की स्थिति में बांग्लादेश की जीडीपी में इस उद्योग का योगदान 5वां है, जबकि निर्यात में इसका हिस्सा 80% है। बांग्लादेश की तरक्की में एक बड़ा योगदान स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का भी रहा है। ये दूसरा मुद्दा है। इस देश ने अपने यहाँ विगत वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ाया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की वजह से वहां जीवन प्रत्याशी, शिशु मृत्यु दर, बाल कुपोषण आदि में सुधार आया है।
वैश्विक स्तर पर भी जब दक्षिण एशिया के देशों की जीवन प्रत्याशा, अधिक शिशु मृत्यु दर, बाल कुपोषण आदि पर जब बात होती थी तो भारत और पाकिस्तान के नीति निर्माता अक्सर ये तर्क देकर बचाव करने की कोशिश करते थे कि यहाँ इन मानकों पर स्थिति बहुत खराब है। इसका कारण खराब स्वास्थ्य सेवा न होकर जेनेटिक कारण हो सकता है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार की वजह से उक्त मापकों में अच्छे प्रदर्शन में जेनेटिक्स की थ्योरी को खारिज कर दिया है। क्योंकि भारत और बांग्लादेश के लोगों के जीन में कोई खास अंतर ज्यादा नहीं है, क्योंकि भारत से बांग्लादेश ही अलग हुआ था। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में अहम योगदान दिया है, क्योंकि व्यक्ति अपनी कमाई, आवास और शिक्षा जैसी जरूरी चीजों पर ज्यादा खर्च करता है। भोजन और स्वास्थ्य सेवा पर खर्च तो सबसे जरूरी है। ऐसे में अगर सरकार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कर देती है तो इस पर लोगों का खर्चा बच जाता है, जिससे उनकी आमदनी में अपने आप बढ़ोतरी हो जाती है। बेहतर सरकारी स्वास्थ्य सेवा किसी भी देश में गरीबी और असमानता को भी कम करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि गंभीर बीमारियों का इलाज अक्सर निम्न मध्य वर्गीय परिवारों को कर्ज लेने पर मजबूर कर देता है और तेजी से गरीबी की तरफ धकेल देता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश ने अपने यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने पर खासा ध्यान दिया है, जिसका परिणाम उसे मिल रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में तरक्की का भारत के समाज अर्थव्यवस्था पर कई प्रभाव पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव भारत पर यह हो सकता है कि जो बांग्लादेशी मजदूर भारत के शहरों में वैध या फिर अवैध रूप से रह रहे हैं, वो पुनः अपने देश पलायन कर सकते हैं। ऐसा ही हाल बांग्लादेश से सटे पूर्वोत्तर के राज्यों में भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए भारत सरकार द्वारा लाए गए सीएए कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश से आए मजदूरों का बड़ा हिस्सा शहरों में साफ सफाई आदि का काम कर रहा है। अब अगर वो वास्तव में वापस जाता है तो इन क्षेत्रों में काम करने वाले सस्ते मजदूरों की काफी कमी हो जाएगी, जिससे इनमें काम करने वाले लोगों की वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आपको इसी तरह किसी भी वीडियो का विश्लेषण चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। नमस्कार।